बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने तस्दीक कर दी है कि एयरपोर्ट के बाहर हादसा एक दहशतगर्द हमला था जिसमें गैर मुल्कियों को गाड़ी को निशाना बनाया गया है। आपको बताते चलें कि ज़ियाउल हसन लंजार ने इस बात की तस्दीक की है कि एयरपोर्ट के बाहर हादसा एक दहशतगर्द हमला था जिसमें गैर मुल्कियों को गाड़ी को निशाना बनाया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाली सड़क पर हुआ है। जाए वक्फा के दौरे के मुताबिक मीडिया ने गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा है कि किसी भी नापाक अज़ाइम को कामयाब होने नहीं देंगे। कराची से तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची एयरपोर्ट के बाहर दहशतगर्द हमले में 3 गैर मुल्कियों समेत 4 शहरी जाँ बहक हो गए जबकि 17 जख्मी हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने तस्दीक की है कि ये एक दहशतगर्द हमला था जिसमें गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाले सड़क पर हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी शदीद थी कि आवाज डिफेंस करीमाबाद जमशेद रोड तक सुनी गई। सर मैं ये यहाँ से वॉक करने के लिए डेली बेसिस पे निकलता हूँ मॉडल कॉलोनी से। पहले सिग्नल से मैं आगे गया हूँ, मैं वहाँ पर बाइक पार्क जैसे ही की है पीछे से इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है कि मैं खुद, असल में मेरी उम्र इतनी नहीं 24-25 साल, मैं खुद बैठ गया दिल पकड़ के। धमाके के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई। आग ने मुतादिद गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लिया। पुलिस की 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आग ने करीबी दरख्तों को भी लपेट में लिया और इलाके में धुएं के बादल छा गए। हुक्काम का कहना है एयरपोर्ट की तमाम तंसीबात महफूज हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया। वकुए से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक 4 रिक्शे, 3 गाड़ियां और एक जीप को आग लगी। जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मजीद असर्टेन कर रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तखरीबकारी का वो किस हद तक है जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये कहना कि ये कौन टारगेट है या किसको टारगेट किया गया है ये इस वक्त कबल वक्त है। हमें जो है वो इस वक्त 2 डेड की इतला आ रही है, उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो इस हादसे के जद में होके आए हैं। जिना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। धमाका गैर मुल्कियों की गाड़ी गुजरने के बाद हुआ। वज़ीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला और आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को एयरपोर्ट की तरफ आने और जाने वाले रास्ते बहाल रखने की हिदायत की है और कहा कि वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए। अब आपको बताएं कि कराची में एयरपोर्ट के करीब रात गए होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि हमले में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। मुतासरा खानदानों बशमूल चीनी बाशिंदों पाकिस्तानियों के लिए गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मी चीनी बाशिंदे की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जालिमाना अमल बगैर सजा नहीं रहेगा। तो दूसरी ही जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके पर वजीर आला सिंध से वाक़े के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत की है। वजीर आला सिंध को अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमाके में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काविशों का भी उन्होंने हिमायत जारी रखने का इरादा किया है।
अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग दे रही हैं। Ibrahim held important conversations with President Asif Ali Zardari and Prime Minister Shehbaz Sharif. The two prime ministers also co-chaired the Malaysia-Pakistan high-level business dialogue, which witnessed active participation from a diverse group of Pakistani and Malaysian business persons. Bilateral discussions covered a wide range of bilateral, regional, and global issues of mutual interest, including those being faced by the Muslim Ummah. The two sides agreed to strengthen institutional mechanisms to enhance bilateral dialogue and cooperation, including on economic and trade issues. A notable highlight of the visit was the signing of two memoranda of understanding on trade cooperation and telecommunication capacity building. The two sides also agreed to enhance aviation cooperation with 4 additional weekly flights between Pakistan and Malaysia. Additional Foreign Secretary of Afghanistan and West Asia, Ambassador Ahmed Naseem Waraij, led the Pakistan delegation to the 6th meeting of the Moscow format consultations on Afghanistan held in Moscow on 4th of October. In the joint statement, the Moscow format countries expressed deep concern over the security situation in Afghanistan, noting the continued threat posed by terrorist and separatist groups to global and regional stability. They emphasized the need for Afghanistan to take comprehensive measures to combat terrorism and prevent its territory from being used against neighboring countries and the wider region. Pakistan strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese engineers while injuring another. We extend our deepest condolences and sympathies to the families of the victims and offer prayers for the swift recovery of the injured. This barbaric act will not go unpunished. Pakistan's security and law enforcement agencies will spare no effort in apprehending the perpetrators and their facilitators. This act of terrorism is an attack not only on Pakistan, but also on the enduring friendship between Pakistan and China. We will bring to justice those responsible for this cowardly attack, including the Majid Brigade. The Ministry of Foreign Affairs is in close contact with the Chinese Embassy for coordination and facilitation. Pakistan and China are close partners and iron brothers, united by a bond of mutual respect and shared destiny. Pakistan reaffirms its unwavering commitment to the safety and security of Chinese nationals, projects, and institutions in Pakistan, and will continue to work hand in hand with our Chinese brothers to defeat the forces of terror. As we complete a year of Israel's war on the people of Gaza, we honor the 42,000 lives lost, overwhelmingly women and children. Pakistan remains deeply concerned about the starvation and genocide of the people of Gaza. The past year has seen Israel's indiscriminate and horrifying attacks on civilian targets, including hospitals, schools, and shelters. This week, Israeli forces conducted airstrikes on Khalifa bin Zayed School in northern Gaza, the mosque in Deir al-Balah in central Gaza, and the refugee camps in Jalabia and Tulkaram. These attacks, which claimed the lives of innocent civilians, including children and women, represent egregious war crimes being committed by Israeli occupation forces with impunity. As we reflect on the last year of the conflict, the Security Council to act decisively and impose an immediate and permanent ceasefire protecting the people of Gaza. Israel shall be held accountable for its war crimes and crimes against humanity. Pakistan is deeply concerned
at the recent developments with respect to IIOJK as a tribunal handling matters under the Unlawful Activities Act has upheld the Indian Home Ministry's decision to extend the ban on Jammu and Kashmir Liberation Front, JKLF, as an unlawful association for an additional 5 years. We also remain concerned at the continued incarceration of the leader of JKLF, Mr. Yasin Malik, who has been framed in fictitious cases and is facing a death sentence. We urge the Indian authorities to immediately release Mr. Yasin Malik and lift ban on JKLF and other outlawed political parties. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. A high-level Saudi delegation led by Minister for Investment, Engineer Khalid bin Abdulaziz Al Fateh, will visit Pakistan from 9th to 11th of October 2024. The delegation comprises representatives from a wide spectrum of government agencies and private sector entities. The Saudi delegation is scheduled to meet with the President and Prime Minister of Pakistan. This visit is aimed at lending positive impetus to enhanced bilateral cooperation and mutually rewarding economic partnership. The visit comes in the follow-up of the understanding reached between Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif and Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, His Royal Highness Mohammed bin Salman, in April 2024 to enhance economic cooperation between Pakistan and Saudi Arabia. Pakistan will host the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government of the Shanghai Cooperation Organization member states from 15th to 16th of October 2024 in Islamabad. The Council of Heads of Government is the second highest decision-making body of SCO. In his capacity as the current chair of the CHG, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will preside over the upcoming CHG meeting. We expect high-level participations from SCO members, the observer state of Mongolia, Turkmenistan as a special guest, and representatives of international organizations, including Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, CICA, Commonwealth of Independent States, and the European Economic Community. The CHG meeting will discuss cooperation in the fields of economy, trade, environment, socio-cultural linkages, as well as reviewing the performance of the organization. The leaders will adopt important organizational decisions to further enhance cooperation among SCO member states and approve the budget of the organization. Since becoming a member in 2017, Pakistan has worked consistently and constructively to strengthen good neighborly relations and mutually beneficial cooperation among SCO member states. Hosting of CHG by Pakistan reflects the abiding commitment of Pakistan to the purposes and principles of the SCO Charter and the values of the Shanghai Spirit. I thank you. तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच मीडिया को ब्रीफिंग दे रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म A notable highlight of the visit तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच न्यूज़ ब्रीफिंग कर रही थी। उनका कहना था पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात बहुत मुफीद रही। तर्जुमान ने कहा मलेशिया के वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। अफगान अबूरी हुकूमत को आलमी बरादरी से किए वादे पूरे करने होंगे। उनका मजीद कहना था कि चीनी शहरियों पर कराची में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं।
हमले में 2 चीनी इंजीनियर्स की जानें गईं और 1 जख्मी हुआ। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मी की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। दहशतगर्दी का ये मज़मूम कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर हमला है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कठघरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं। और यहाँ आपको अहम खबर देंगे। कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई है। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की बाक़ियात मिल गई हैं। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की बाक़ियात की तस्वीर NTN न्यूज़ को मौसूल हो गई है। ज़राए का कहना है कि मुबैना खुदकश हमला आवर ने बारूद से लदी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से टकराई थी। जाए वारदात से मिलने वाले गाड़ी की बाक़ियात की जाँच की जा रही है। बाक़ियात डबल कैबिन गाड़ी की है जो मुकम्मल तबाह हो गई। धमाका खेज मवाद गाड़ी के अंदर मौजूद था। यह आपको आगाह करते चलें कि कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त आ गई है सामने, जबकि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की बाक़ियात मिल गई है। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की बाक़ियात की तस्वीर NTN न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। ज़राए का कहना है कि मुबैना खुदकश हमला आवर ने बारूद से लदी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से टकराई थी। जाए वारदात से मिलने वाले गाड़ी की बाक़ियात की जांच की जा रही है। बाक़ियात डबल केबिन गाड़ी की है जो मुकम्मल तबाह हो गई। धमाका खेज मवाद गाड़ी के अंदर मौजूद था। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरफ तरक्की को, दूसरी तरफ फसाद है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने PTI को फितना फसाद पार्टी का लकब दे दिया। वज़ीर आला KP को ड्रामेबाज का लकब दिया और कहा, खैबर पख्तूनख्वा से बच्चों को बहला फुसला कर लाते हैं। ये अपने कौन से हक की बात करते हैं? जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ उसके कोई हुकूक नहीं थे। अज़मा बुखारी बरस पड़ी। और बताएं कि पहले अली अमीन गंडापुर ने लोगों को वरगलाया, फिर खुद गायब हो गए। कोई दिलेर शख्स इस तरह नहीं भागता, ये हमारी रिवायत नहीं है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने गंडापुर को फिल्मी विलन करार दे दिया। कहते हैं PTI का असल प्लान 9 मई वाला ही था। ये लोग पख्तूनख्वा के वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल रहा है। ये चाहते हैं बहरान से मुल्क ना निकले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। तनकीद करते हुए कहा, ये चाहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज किया जाए। कहा कि अली अमीन गंडापुर ड्रामा है और पूरी PTI इस ड्रामे में शामिल है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ड्रामा है और पूरी PTI इस ड्रामे पर लगी थी कि वजीर आला मिसिंग पर्सन है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल रहा है। ये चाहते हैं बहरान से मुल्क न निकले। ये चाहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज किया जाए। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने देखा कि ड्रामा नाकाम हो रहा है तो असेंबली में स्पीच कराई। उनका कहना था कि पंजाब के लोगों को समझ आ गई ये मुल्क दुश्मन है, फितना है, मुल्क में अफरा तफरी और एनार्की चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीडर रूपोश हो जाए। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया। कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया। अताउल्ला तारर ने कहा कि झूठ इनका वतीरा है। अमनो अमान तबाह करने का उनका मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले एक्सपोज होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। कहा कि अली अमीन गंडापुर की असेंबली में वापसी उनकी गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की असेंबली में वापसी उनकी गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। वजीर आला की अचानक वापसी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने रद्द अमल में कहा कि PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कारकुनों को छोड़कर भागे थे, अब भी खुद रूपोश हुए। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि
उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया। ये चाहते थे कि केपी और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। तो दूसरी जानिब एएनपी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि तकरीर से गंडापुर ने अपनी कुर्सी पक्की की। उन्होंने कहा कि अफसोस ये है कि पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल पर आज भी कोई बात नहीं कर रहा। इस शख्स में आज भी हिम्मत नहीं कि सच बोले। एमल वली खान का कहना था कि फ्रॉड इंतखाबात के 5 दिन बाद हमने कहा था कि गंडापुर किसका बंदा है। याद रहे कि वजीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मंजर आम पर आने के बाद सूबाई असम्बली से धुआंधार खिताब किया और इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक पर एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में 4 रोज बाद मामूलाती जिंदगी बहाल होने से रास्ते खुल गए हैं। कंटेनर्स को सड़कों और पुलों के नीचे से हटाकर सड़क के किनारे रख दिया गया है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने रूट्स पर चल रहे हैं। बताते चलें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने रूट पर चल रहे हैं, जबकि रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस भी बहाल हो गई है। पाक सेक्रेटरीट, निजी दफातर और स्कूल भी खुल गए हैं। जिन्ना एवेन्यू, एक्सप्रेस, श्रीनगर हाईवे, फैजाबाद समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवा है। शहरियों का कहना है कि एहतजाज हर जमात का हक है, लेकिन इंतशार का क़िलाकुमा किया जाना चाहिए। शहर की बंदिश मसले का हल नहीं। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने आज से कराची में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है और आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सरदार सरफराज ने कहा, हवा के रुख में तब्दीली के बायस दिन के दर्जा हरारत बढ़ सकते हैं और दिन में शुमाल मगरिब से बलूचिस्तान की गर्म हवाएं चल सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और दोपहर के बाद समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। खबर है पंजाब से। पंजाब के जिला मियांवाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई में फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तर्जुमान CTT के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान 8 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। CTT तर्जुमान का कहना है कि फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द मियांवाली पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। अब आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की समंदर के रास्ते मुनशियात स्मगलिंग कोशिश नाकाम। मकरान कोस्टल लाइन के करीब खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मुनशियात की बड़ी खेप कब्जे में ले ली गई। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने समंदर के रास्ते मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है, जबकि ANF ने मकरान कोस्टल लाइन के करीब खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात की बड़ी खेप को भी कब्जे में ले लिया। और जबकि मजीद इसके बारे में आपको आगाह करूं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने घंटों खुफिया निगरानी के बाद खलीज अमान जाने वाली स्पीड बोट का पीछा किया और जीवानी के करीब गहरे समंदर में कामयाब ऑपरेशन के जरिए बड़ी मिकदार में आइस भी बरामद की है और कई घंटों पे मुहित ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 60 किलो आइस बरामद की, जबकि बरामद शुदा आइस मुख्तलिफ पैकेटों और डब्बों में महारत से छुपाई गई थी। और इसके अलावा गहरे समंदर का फायदा उठाते हुए मुलजिमान फरार हो गए, जबकि मुलजिमान की तलाश के लिए ANF की जानिब से ऑपरेशन जारी है। और जबकि कम से कम अफरादी कुव्वत और साहिल के बावजूद ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स की ये एक बड़ी कामयाब कार्रवाई है। इसके अलावा आपको बताऊं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है और दूसरी जानिब ANF ने मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी।
और ख़बर है खैरपुर से। सिंध के शहर खैरपुर के करीब एक माह कबल जहां बहक होने वाला 13 अफराद की मौत की वजह सामने आ गई है। शादी कराने से इनकार पर लड़के और लड़की ने पूरा घर उजाड़ दिया है। तमाम अफराद को जहर देकर मारा गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जहां बहक अफराद के जहर देने का इंकशाफ सामने आया है। पुलिस ने जहर देने में मुलविस शाइस्ता और अमीर बख्श पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ थाना बिरादरी जतोई में पुलिस अहलकार खैर गोंदल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान ने एतराफ़ किया है कि शादी से इनकार पर हमने आटे में जहर मिलाया। इस हवाले से पुलिस का मजीद कहना था कि मामले के मजीद इंक्वायरी कर रहे हैं। जो कोई भी इसमें मुलविस होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जब बहक होने वाली पूरी फैमिली का ताल्लुक कल आपको बताते चलें कि गुल बेग ब्रोही खानदान से था, जबकि जब बहक होने वालों में गुल बेग, उसकी बीवी, गुल बेग के 3 बेटे, 5 बेटियां, एक भाभी, उसका दामाद और एक रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का आपस में कज़न का रिश्ता है। अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इखलाकी, सिफारती और सियासी मदद जारी रखेगा। इजरायली दहशतगर्दी पूरे खत्ते को लपेट में ले रही है। गजा इस वक्त बदतरीन बमबारी के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। उस पर आलमी कुव्वतों की खामोशी उतनी ही काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है जितने इजराइल के मजालिम। तारीख गवाह है कि जब भी आलमी कुव्वतों ने रिहायशी दहशतगर्दी का साथ दिया तो पूरी दुनिया को इसके नाकाबिले तलाफी नुकसानात उठाना पड़े। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के दिन के मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत आज पूरी कौम अपने निहत्ते फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का दिन मना रही है। 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों पर इजरायली जुल्मो बर्बरियत की नई लहर को शुरू होने पर पूरा 1 बरस बीत चुका है। 10वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेचर्स नेट शेल्ड गोल्फ रावलपिंडी गोल्फ क्लब के इनामुल हक मलिक ने जीत ली है। 10वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेट शेल्ड गोल्फ लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ क्लब में इख्तिताम पजीर हो गई। इवेंट में इमेचर्स, सीनियर इमेचर्स और लेडीज इमेचर्स के मुकाबले हुए। आखिरी रोज इन्वेंट्रियल मैचेस भी हुए हैं। रावलपिंडी गोल्फ क्लब के इनामुल हक मलिक ने आखिरी रोज भी अपनी बर्तरी बरकरार रखते हुए टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहे। उनका स्कोर 211 रहा। इवेंट में अहमद नवाज टवाना 213 स्कोर के साथ दूसरे और 214 स्कोर के साथ रफाकत हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। सीनियर इमेचर्स में मैचर कासिम कुरैशी और लेडीज इमेचर्स में सानिया बतूल फाते रहीं। वॉइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वॉइस एडमिरल अवेस अहमद हिलग्रामी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने गोल्फर्स को इनामात तकसीम किए। इस मौके पर वॉइस एडमिरल अवेस अहमद बिलग्रामी ने कहा है कि पाक बहरिया मुल्क में खेलों के जरिए सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग के लिए कोशा है। उनका कहना था कि पाक बहरिया नौजवानों को गोल्फ और दीगर खेलों की तरबियती सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएगी। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।